हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आपको पता है कि इसका पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और पहले चैप्टर को कई इकाइयों में बांटा गया है, तो उसी का इकाई एक का यह खंड ख है और वह है जल संसाधन। मतलब इनका जो इकाई क था वह था भूमि संसाधन, वह अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। मैंने बहुत ही डीप से बताने का प्रयास किया है। आप अगर अभी तक उस चैप्टर के वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 ज्योग्राफी नाम से बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसको देखिए। 100% आपको लाभ पहुँचेगा। तो इस वीडियो का भी ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुका है, यह इनका 5वां पार्ट है। और यह आज इसको मैं कोशिश करूँगा कि आज के वीडियो में अच्छे तरीके से समझा के आप इस चैप्टर को भी समाप्त कर दूँ। आपसे बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अभी वीडियो को लाइक और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस अंत तक आप वीडियो को देखते रहिए, उनके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं जल संकट से। कल के वीडियो में हमने आपको बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताया था। नर्मदा घाटी क्यों वहाँ के कुछ पर्यावरणविद या फिर किसान, वहाँ के आम नागरिक, उन लोगों ने क्यों आंदोलन किया था, हमने उनको भी बहुत ही डिटेल से बताया है। अगर आप उसको भी नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा लास्ट वीडियो को। तो आज हम उनसे आगे पढ़ते हैं। तो हमारा आज का सबसे जो मुख्य जो प्रश्न है वो है जल संकट। आखिर जल संकट क्यों उत्पन्न हुआ है भारतवासियों के सामने या पूरी दुनिया के सामने। तो जल संकट क्या है, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन। तो जल की अनुपलब्धता ही जल संकट है। जल की अनुपलब्धता मतलब जल का उपलब्ध नहीं होना ही क्या कहलाएगा, जल संकट कहलाएगा। जल की अनुपलब्धता मतलब जल का उपलब्ध नहीं होना ही जल संकट कहलाएगा। तो एक स्वीडन के थे, इनके अनुसार स्वीडन के एक विशेषज्ञ, इनका नाम था फाल्कन मार्क। क्या नाम था? फाल्कन मार्क। स्वीडन के विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन, यानी जो फाल्कन मार्क थे इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। कितना? 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। सबसे पहले जल संकट क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? जल की अनुपलब्धता ही जल संकट है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इनसे कम जल उपलब्ध ही क्या है, जल संकट है। ये एक तरीके से इनका डिफरेंशन हो गया। अच्छा, क्या कारण है कि जल की अनुपलब्धता है? तो इसका पहला कारण है जल का असमान वितरण। यानी इसके बारे में मैंने कल भी बहुत ही डिटेल से बताया है कि हमारे पृथ्वी पर सभी जगह जो हमारा भूमिगत जल है वो एक समान नहीं है। यह एक मुख्य समस्या है। इनके बाद बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या, ये तो सबसे बड़ा कारण है। उनके बाद जल का अतिशोषण, मतलब अधिक उपज के लिए बहुत सारे किसान क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में या भारत के सभी राज्यों में, कुछ राज्यों में और विश्व के बहुत सारे देशों में भी ज़्यादा फसल के उत्पादन के लिए खेतों में बहुत ही ज़्यादा सिंचाई करते हैं। यह भी भूमिगत जल को बहुत ही जल्दी से समाप्त कर रहा है, क्योंकि अब जब अपने खेतों में सिंचाई करते हो बोरिंग के माध्यम से, मोटर के माध्यम से, तो वहाँ पर भी आप भूमिगत जल का ही उपयोग करते हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं हमारा भूमिगत जल क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और उस समस्या को जो खेतों में सिंचाई करते हैं भूमिगत जल को निकालकर, इनका जो दूसरी जो इनको झेलना पड़ेगा ना, वो मनुष्यों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वह पीने योग्य पानी होता है और हम उसी पानी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए, ठीक है। तो अब उनसे आगे देखते हैं हम। तो देखिए, मैंने नोट में लिखा है, क्या मैंने लिखा है कि भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से उत्पन्न होता है। कल मैं जब आपको पढ़ा रहा था किसके बारे में, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, तो वहीं पे मैंने जब नदी घाटी परियोजना के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ विद्युत जो है वह जल से भी उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। तो कुल विद्युत का, यानी जितना विद्युत भारत के लोग यूज करते हैं उसका 22% विद्युत
किन से बनाया जाता है? जल से बनाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इनके बाद एक फैक्ट पता है आपको, एक फैक्ट और याद रखिएगा कि कानपुर में केवल 180 चमड़े की फैक्ट्री है। कानपुर में कितना? 180। अच्छा, कानपुर कहाँ है यह आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है। तो कानपुर में केवल 180 चमड़े की फैक्ट्री है जो प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन 58 लाख लीटर, कितना? 58 लाख लीटर मल जल गंगा में निवर्सित करती है, मतलब विसर्जित करती है। एक मतलब कानपुर शहर से सिर्फ गंगा में 58 लाख लीटर जो मल जल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको गंगा में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। एक चीज़ और, आपको बोर्ड पे जो लिखा हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसके लिए आप ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। आप अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इनका पता है ना आपको पीडीएफ मिल जाता है, तो इनका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल से, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। यह आज अंतिम वीडियो है, तो मैं आपको इन सभी लेक्चर का जो पार्ट, इनका जो 5वां है, तो 5 का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से नोट्स बना लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न आता है, एक बेसिक प्रश्न है कि देश में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं, मतलब कुछ ऐसा भी परिस्थिति है जहां पर जल की पर्याप्त मात्रा है, यानी जल बहुत बड़े स्तर में वहां पर उपलब्ध है, जल उपलब्ध है, लेकिन जल उपलब्ध होने के बावजूद भी लोग प्यासे हैं, क्यों? है ना ये बेसिक क्वेश्चन। बहुत सारा इंडिया का ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत बड़े स्तर में जल उपलब्ध है, लेकिन वह जल पीने योग्य नहीं है, वहाँ के लोग प्यासे हैं। ऐसा वजह क्या है? तो इनको हम समझते हैं। देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है? तो जल की खराब गुणवत्ता, मतलब जल की खराब गुणवत्ता के कारण ही लोग जल को प्रयोग नहीं करते हैं पीने के लिए। उनके बाद और क्या है? औद्योगिक अवशिष्ट, मतलब जैसे अभी आपने देखा कि सिर्फ कहाँ से, कानपुर से ही 58 लाख मल जल जो अपशिष्ट पदार्थ है फैक्ट्रियों का, उनको कहाँ? गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये औद्योगिक अवशिष्ट, यह एक समस्या है। उनके बाद रसायन, जो आप रासायनिक खाद, यूरिया, पोटास, इन सब का जो प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, इनके साथ साथ जो आप कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं कीट को मारने के लिए अपने खेतों में, और जो कृषि में प्रयुक्त होते हैं ना रासायनिक उर्वरक, ये सब का सब मुख्य वजह है किनका? ये जो हमारा जल पर्याप्त होने के बावजूद जो लोग प्यासे हैं उनका, क्योंकि हम इनकी वजह से हम जल की जो गुणवत्ता है ना उनको खराब कर देते हैं। औद्योगिक में जो उद्योग में फैक्ट्रियों में जो अपशिष्ट है उनको हम गंगा में विसर्जित कर देते हैं। रसायन, कीटनाशक, कृषि में प्रयुक्त होने वाले जितने भी उर्वरक हैं, जब आप अपने खेतों में इनके पानी देने के बाद या कभी भी जब आप अपने खेतों में इसका छिड़काव करते हो, तो उस रासायनिक का, उस उर्वरक का, उस कीटनाशक का जो गुण है वो आपके पहले जल अवशोषित करता है, फिर मिट्टी, और उनके बाद धीरे धीरे जो आपके उनके नीचे जो भूमिगत जल है वह भी इनसे प्रभावित होता है, जिसके कारण पानी बड़े स्तर पर उपलब्ध होने के बावजूद भी वह जल पीने योग्य नहीं होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? अगर मान लीजिए आपसे कोई भी पूछेगा कि बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि वहाँ पर जल उपलब्ध होने के बावजूद भी लोग प्यासे हैं, इनका वजह क्या है? तो क्या आप बता दोगे? चलिए अब उनसे आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, इन्हीं की वजह से बिहार और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, WB वेस्ट बंगाल, WB किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो वेस्ट बंगाल का। बिहार और पश्चिम बंगाल में अति जल दोहन से संख्या की समस्या उत्पन्न हुई है। संख्या एक बीमारी है जिनका वहाँ पर उत्पन्न हो गया। इनके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है, सिर्फ इसी वजह से औद्योगिक अवशिष्ट, रसायन, कीटनाशक, कृषि में जितने भी उर्वरक का प्रयोग करते हैं, सिर्फ इसके वजह से। ठीक है। उनके बाद देखिए जल, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके भी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इनके आगे आप जितना भी VI लगा लीजिएगा ना उतना कम होगा। ये प्रश्न है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर एक निबंध लिखें, आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा जल संरक्षण एवं प्रबंधन क्या है, किसे कहते हैं, से क्या आप समझते हैं। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप ध्यान से बोर्ड
आप अपना ध्यान बोर्ड पर बनाइए, अभी आपको 100% यह क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जल संरक्षण एवं प्रबंधन क्या है? तो जल संसाधन के दुर्लभता मतलब उपलब्ध नहीं होना या फिर संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 यानी सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया था। यानी जल संरक्षण एवं प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन को बनाए रखने के लिए भारतीय सरकार ने कब ये जो जल संसाधन की दुर्लभता है या जो जल का जो संकट उत्पन्न हुआ है, इनको समाप्त करने के लिए सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया भारत सरकार ने। यानी यह एक कमेटी लेके आए, लेकिन बाद में कई समस्याओं के उभरने के कारण मतलब बहुत सारा समस्या उत्पन्न हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, संशोधित कर इसको राष्ट्रीय जल नीति 2002 में संशोधन किया गया और बनाया गया क्या, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में फिर से संशोधित करके लाया गया। ये जो कमेटी ने जो राष्ट्रीय जल नीति लाया, इनका मुख्य वजह क्या था, लाने का कारण क्या था? तो इनका मुख्य कारण क्या था कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना। ये जो जल जो अभी उपलब्ध नहीं है भारतवासियों के सामने, जल की उपलब्धता को बरकरार रखना या फिर बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना। इतने सारे जो खेतों में रासायनिक और जो हम बहुत सारी फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट पदार्थ को जो जल में हम विसर्जित कर देते हैं, उनसे भी जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्रण करना। यानी बहुत सारी कंपनियों में जो अपशिष्ट जो जल होता है, ये उस जल को जैसे ही आप गंगा में विसर्जित करते हो तो उनसे जितने भी पानी में यानी जल में रहने वाले जलीय जीव हैं, वो उन सभी को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो अगर हम उसी जल को अगर क्या कर दिया जाए, उसी जल को स्वच्छ कर दिया जाए, उसमें और सारे केमिकल्स का प्रयोग करके या फिर किसी भी तकनीक का प्रयोग करके, तो हम उस जल का फिर से पुनः चक्रण, मान लीजिए परमाणु शीतलन में भी हम उसका कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को ठंडा करने के लिए तो कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसके वजह से जल अब धीरे धीरे पूरे भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक मुख्य समस्या बन के उभर गई है, बन के सामने आ गई है। अब याद रखिए, अभी वर्तमान समय में स्वच्छ गंगा मिशन नाम से एक कमेटी, एक मंत्रिमंडल ही अलग से बना दिया गया है, ताकि स्पेशली गंगा को कम से कम साफ रखा जाए, बाद में और सारी नदियों को भी कनेक्ट किया जाएगा इनसे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, यानी ये जो जल की उपलब्धता बनाए रखना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है, प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनः चक्रण करना है, तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करनी होगी। मतलब भूमिगत जल की पुनः पूर्ति पर स्पेशली जो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन्होंने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों एवं उद्योगों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था, उन्होंने क्या कहा था हमारे देश के राष्ट्रपति ने, कि जल मिशन यानी हमें एक ऐसा जल मिशन जो है ये वाला सभी भारत के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को ये चीज़ अपनाना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो किसान खेती करते हैं, जो गांव में लोगों को पानी की आवश्यकता है, शहरों में जो आवश्यकता है, उद्योगों को जो पानी चाहिए, उन सभी को हम पानी उपलब्ध करा सकें। ये इस पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी ने भी अपना वक्तव्य दिया था। इनके बाद और हम क्या कर सकते हैं, जल सांभर का प्रबंधन कर सकते हैं। ये जल सांभर क्या है, तो इसका मतलब है जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि, वानिकी, जल कृषि एवं कृषि को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल की भी पूर्ति हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है, जल संभर का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए वर्षा जल हुआ, मतलब जैसे ही बारिश शुरू हुई, आपने क्या किया, आपका मान लीजिए जितना भी क्षेत्र में आपका घर है, जितने भी हेक्टेयर पे आपका घर है, आपने क्या किया, अपने घर पे मतलब आपके क्षेत्र में, आपके घर के ऊपर जितनी भी बारिश हो रही थी, आपके छत पर के पानी को आपने कलेक्ट करके कहीं खाई बनाकर आपने उस पानी को जमा कर दिया। उसी को कहते हैं जल सांभर। और जमा करने के बाद आपने उसी जल का प्रयोग मान लीजिए अपने जानवरों के लिए किया, आपने अपने खेतों में खेतों को जल मतलब पानी चाहिए पौधों को, तो आपने वहाँ पर भी दिया, पौधों को पानी दिया।
आप फिर उसी पानी को स्वच्छ करके पी भी सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है जल सांभर। अगर हम जल सांभर पर भी ध्यान दें, भारत सरकार ध्यान दे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी को, गांव में भी, किसानों को भी, शहरों में भी, उद्योगों को भी हम जल उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, इनके बाद याद रखिए और हम क्या कर सकते हैं, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए तकनीकी विकास कर सकते हैं। तकनीकी विकास से क्या तात्पर्य है, तो जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना ही तकनीकी विकास है। जल का कम से कम उपयोग कर जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना ही क्या कहलाता है, तो आप क्या कहलाइएगा, वह तकनीकी विकास है। इसका क्या मतलब है, अब जैसे मान लीजिए ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे, सीढ़ी नुमा खेती, इनसे ना आपको कम जल, अभी नॉर्मली आप अगर कभी खेत जाते होंगे या गए होंगे, तो नॉर्मली अगर नहीं भी गए होंगे तो आपने टीवी में भी देखा होगा, जब खेतों में किसान अपने खेतों में पानी देता है तो वो क्या करता है, बोरिंग समझते हैं ना, एक बार बोरिंग ऑन कर दिया या पाइप के माध्यम से अगर दूर है तो एक बार आपने खोल दिया, पूरी पानी जा रही है। अब जब तक खेत में कम से कम 1 फीट पानी, अगर मान लीजिए मकई का पौधा है, जब तक वो क्यारी भर ना जाए, धान का है या फिर गेहूं का है, एकदम भर के हम लोग पानी देते हैं, तो उनसे क्या होता है, जितना पौधा को पानी चाहिए उनसे कई गुना ज़्यादा हम पानी अपने खेतों में छोड़ देते हैं। इनसे तो देखिए, उनसे वहाँ पर लोगों का ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, सिर्फ बोरिंग वाले जो मतलब होते हैं मशीन वाले, सिर्फ वही पैसा लेते हैं, तो हम अंधाधुंध अपने खेतों में पानी देते हैं। लेकिन अगर हम तकनीक का विकास करके, अगर हम ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दें, अगर हम सूक्ष्म फुहारे लगाएं, अगर सीढ़ी नुमा खेती करें, तो हमको उतना खेतों में पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। सूक्ष्म फुहारे, इसका क्या मतलब है, आपने झरना देखा है, झरना जो आप अपने बाथरूम में जो लगाते हैं, तो उनमें क्या होता है, पानी की हल्की फुहारे निकलती है। हल्की फुहारे से क्या होगा, अगर आप अपने खेतों में भी किसान अगर फुहारे वाले खेती करना मतलब शुरू कर दे, तो इनसे क्या होगा, बहुत ही कम, जितना पानी आप बोरिंग से पाइप के माध्यम से देते, उनका 5% भी नहीं लगेगा और आपके पौधों की जो प्यास है ना वह बुझ जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें जल को उपलब्ध बनाए रखना है तो हमें तकनीकी विकास का करना बहुत ही ज़रूरी है, और अभी ऐसा वर्तमान समय में हो भी रहा। अभी बिहार के ही अगर आप किशनगंज जिला में जाइएगा, उधर चाय की खेती होती है। चाय को वैसे भी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा था कि फुहारे वाला वहाँ पर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था उधर की गई थी। ठीक है, उनके बाद देखिए और हम क्या कर सकते हैं, वर्षा जल संग्रहण। अब देखिए, वर्षा जल संग्रहण एवं पुनर्चक्रण, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण यानी वर्षा जल का संग्रह करना और इन्हीं का पुनर्चक्रण। मान लीजिए बारिश हुई, आपने क्या किया, उसके जल को संग्रह किया, मतलब आपने एक जगह जमा किया और जमा करने के बाद आपने उसी जल का प्रयोग आपकी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में आपने कर दिया, तो उसको हम कहेंगे वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल की भूमि में प्रवेश करने से ही होता है। तो ये हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि हमारे भूमि के नीचे जितना भी जल हमारे लिए उपलब्ध है, उनकी पूर्ति 22% सिर्फ वर्षा जल के जो भूमि, जो हमारी वर्षा का जल जो होता है, उनका संचय करने से ही पूर्ति हो पाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इनके बाद देखिए, वर्षा जल का संग्रहण सिर्फ ऐसा नहीं कि किताबों में ही दिया गया, इनका प्रैक्टिकली बहुत सारे राज्यों ने अपनाया भी है। तो सबसे अधिक वर्षा जो है वह कहाँ होती है, मेघालय के मासिनराम में होती है। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव का सबसे पसंदीदा प्रश्न है भूगोल के दूसरे अध्याय जल संसाधन का। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप क्या बोलिएगा, मासिनराम में होती है। मासिनराम ये जगह कहाँ है, तो यह जगह मेघालय में है। ठीक है, यह कॉम्पिटिटिव का भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप क्या बोलिएगा, मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ है, मेघालय में। अगर प्रश्न इनके बदले यह पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, लेकिन मासिनराम से पहले सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी, तो आप बोलिएगा चेरापूंजी में। कहाँ पर, चेरापूंजी में। और चेरापूंजी जगह भी यह मासिनराम में ही है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनके बाद याद रखिएगा, मेघालय में भी वर्षा जल की, मतलब वहाँ पर भी जल की समस्या था, जल का संकट बना हुआ था।
लेकिन मेघालय में 25% जल संकट का निवारण छत जल संग्रहण से उन लोगों ने समाप्त कर दिया। मतलब वहां पे जो जल संकट का समस्या था उनका 25% उन्होंने समाधान कर लिया। किनसे? छत जल संग्रहण से। यानी बारिश जो हुई छत पर, छत के पानी को एक जगह संग्रह करके उन्होंने जल संकट का जो पूरे मेघालय में था 25% उनको उन्होंने कम कर दिया। मतलब उसी जल का, मान लीजिए आपने वर्षा जल को संग्रह कहीं पर नीचे प्लास्टर करके अच्छे तरीके से आपने संग्रह किया, आप उसी पानी से बर्तन साफ कर सकते हो, उसी पानी को आप अपने जानवरों को पिलाने के लिए प्रयोग कर सकते हो, उसी पानी का प्रयोग आप पौधों में दे सकते हो, पौधों के लिए कर सकते हो, उसी पानी का प्रयोग अपने खेतों में सिंचाई के लिए कर सकते हो। तो अब इन चारों जगहों पे जो आप भूमिगत जल का प्रयोग करते वो तो जल आपका बच जाएगा ना। तो इसी तरीके से मेघालय ने 25% जल संकट का निवारण छत जल संग्रहण से कर लिया। ठीक है, इनके बाद याद रखिएगा कर्नाटक के मैसूर में भी, कर्नाटक के मैसूर जिले में एक गांव है गंडाथूर, गांव का नाम याद रखिएगा। गंडाथूर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था वहां के 200 घरों में की गई है। कर्नाटक का कौन सा जिला? मैसूर जिला। मैसूर जिले का कौन सा गांव? गंडाथूर गांव। इस गांव के 200 घरों पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई। याद रखिएगा आपका किताब जो एडिशन है वो बहुत पुराना है, तो अभी मे भी 200 के बदले 400 गांव में भी, 400 घरों पर भी हो सकता है। ठीक है, इनके बाद रखिएगा, याद रखिएगा इनके साथ साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में भी वर्षा जल संग्रहण का व्यवस्था किया गया है और वहाँ पर वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब बताइए क्या आपको मैंने जो भी समझाया क्या आपको समझ में आया? अगर आपको इसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए, पीछे जाकर बैक कीजिए या दोबारा इस वीडियो को देखिए। उनके बाद अगर आपको कहीं पर भी समस्या रहती है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट करोगे और आपके कमेंट का, आपके डाउट का रिप्लाई देने में, आंसर देने में। अगर अब आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अब लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं। और अगर अब आपको लगता है कि हम इस चैनल से कुछ सीख सकते हैं, यह चैनल कुछ ज्ञानवर्धक है, तब जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप नहीं कीजिए, इनसे भी कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। इस वीडियो के लिंक को आप अपने, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार में जो भी 8वीं 9वीं या 10वीं के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ, आप अपने भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं तो उधर भी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। आपको अब इस वीडियो का, यानी आज का वीडियो जो था, अगर आप अभी भी चाहें तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और बढ़ाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ले लिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर उसमें भी अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल नाम से, तो आप क्या कीजिए, उस लिंक को क्लिक कीजिए। आपको बस क्या करना है, उस टेलीग्राम चैनल को, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम पर ही एक हमारा चैनल है, इसी चैनल के नाम से है नॉलेजपुर। याद रखिएगा अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसके दोनों तरफ किताब का लोगो है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा। इनके साथ साथ ही आप लोगों के लिए ही, आपके डिमांड पर ही एक व्हाट्सएप पर भी हमने ग्रुप बना दिया है, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। और उनका भी नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस नंबर पर अपना नाम, यानी वो नंबर ये है 62 048 94 162, इस नंबर पर आप अपना नाम और आप किस शहर से हैं यह लिखकर आप सेंड कर दीजिए। आपको यहाँ पर जो भी डाउट है, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेजपुर। जय हिंद, जय भारत।